हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में पढ़ा था 2 दिन के बाद नंदनी के माता पिता भी अपने गांव लौट आए। नंदनी और दीपू के साथ साथ गांव वालों ने भी उन्हें यह घटना सुनाई तो उन्हें इस घटना पर बड़ा अफसोस हुआ। दोनों यही सोच रहे थे कि काश वे उस दिन घर पर होते तो हो सकता था उनकी बेटी का उजड़ा हुआ घर पुनः बस जाता। नंदनी के पास अफसोस के आंसू बहाने के सिवाय अब दूसरा उपाय न था। कुछ दिन के बाद यह बात नंदनी के ससुराल तक भी पहुंच गई। मनीराम एवं कमला को भी यह बात सच लगी, क्योंकि उसी दिन उनके घर भी ऐसे ही 2 बाबा आए थे जो उनके घर के आंगन से अंतर्ध्यान हो गए थे। इस घटना को सुनकर कमला ने मनीराम से कहा, अब लड़के का दुख न करो, अब उसकी दुनिया निराली है। जब उसकी जवान घरवाली उसे गृहस्थ में वापस न लौटा सकी तो अब वह पक्का सन्यासी हो चुका है। मनीराम ने भी इस बात को सच मानते हुए भगवान से आकाश की लंबी उम्र की प्रार्थना की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। बंटी और रवि ने सूरत से आकाश के माता पिता के लिए जो पत्र भेजा था उससे नंदनी के सिर से यह लांछन तो हट ही गया था कि आकाश को सन्यासी बनाने में नंदनी के शादी के पूर्व की कहानी जिम्मेदार है। उनका पत्र भेजने का दाव नंदनी के लिए सही साबित हुआ, लेकिन नंदनी का दिमाग बहुत शातिर था। आकाश के सन्यासी बनने के बाद वह बंटी और रवि में से किसी एक के साथ शेष जीवन गुजारने की योजना बनाने लगी। रवि की शकल सूरत बंटी से बेहतर थी। वह उम्र में भी नंदनी की उम्र के आसपास ही होगा। पैसा भी वह बंटी से अधिक कमाता था। दोनों साधु के नंदनी के गांव पहुंचने की घटना के कुछ दिनों बाद ही नंदनी का ध्यान अपनी अगली योजना पर केंद्रित हो गया। उसने अपनी सहेली से बंटी के मुंबई के दफ्तर का पता मंगवाया। इसके बाद उसने रवि को अपनी चाल में फंसाने के लिए बंटी को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने लिखा कि मैंने रवि और तुम्हें उस दिन जो काम सौंपा था, शायद तुम उसे भूल गए हो। यदि तुम दोनों ने जल्दी से सूरत जाकर मेरे पति का पता न लगाया तो मैं इसी पते पर तुम्हारे पास मुंबई आ जाऊंगी। फिर तीनों एक साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। उसने पत्र में उन दोनों को यह भी हिदायत दी कि पत्र मेरे मायके के पते पर ही भेजना तथा पत्र प्रेषक की जगह स्वयं के नाम का प्रयोग कदापि न करें, अन्यथा उनके परिवार और गांव वाले उस पर शक करने लगेंगे। 1 सप्ताह बाद बंटी को नंदनी का पत्र मिला तो उसके मन में एक नया भय व्याप्त हो गया। उसने सोचा कि कहीं नंदनी ने ऐसा कोई कदम उठा दिया तो सारे इलाके में उसके साथ साथ परिवार वालों की भी बदनामी होगी। उसने यह बात रवि को भी बताई। यह सुनकर रवि के होश उड़ गए। रवि ने बंटी को सलाह दी कि नंदनी को चिट्ठी में साफ साफ लिख कर बता दो कि हम लोग सूरत गए थे, लेकिन उसके दिए गए पते पर आकाश नहीं मिला। उसके पुराने मकान मालकिन ने बताया कि वह सन्यासी बन गया है। जिस बाबा ने आकाश को दीक्षा दी है, हम उससे भी मिले, लेकिन उन्होंने बताया कि आकाश वृंदावन की यात्रा पर गया है। बंटी ने रवि से कहा, यह सुनकर तो वह चुड़ैल सीधे यहाँ पहुँच जाएगी, कुछ और उपाय बताओ। रवि ने बंटी को बताया कि बिना पत्र लिखे काम न चलेगा। रवि ने अपनी बला टालने के लिए अगले दिन ही नंदनी को पत्र लिखा और डाकघर जाकर उसे नंदनी के मायके के पते पर भेज दिया। उसने चालाकी बरसाते हुए पत्र में नंदनी के पत्र से 1 सप्ताह पहले की तारीख लिखी। पत्र में उसने अपने सूरत जाने की बात लिखी। उसने नंदनी को लिखा कि आकाश ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। साथ ही उसने नंदनी को इस दुख को सहन करने के लिए धैर्य रखने और अपनी ओर से इस दुख के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। रवि ने सोचा, इसे नंदनी रवि को माफ कर देगी। इधर बंटी ने भी नंदनी को पत्र लिखकर यही बात लिखी। बंटी ने भी नंदनी के मायके के पते पर पत्र भेज दिया। दोनों ने ही बदनामी के भय से पत्र के बाहर भेजने वाले के नाम के स्थान पर नंदनी की सहेलियों के नाम ही लिखे। 1 सप्ताह बाद दोनों के पत्र एक ही दिन नंदनी को प्राप्त हुए। दोनों ने ही पत्र प्रेषक की जगह नंदनी की स्कूल की सहेलियों के नाम लिखे थे। रवि ने पत्र प्रेषक के लिए रीना तथा बंटी ने बीना नाम चुना था। पोस्टमैन ने दोनों ही पत्र नंदनी के पिता को दे दिए। नंदनी के पिता ने सोचा, जवान बेटी के लिए सहेलियों की भेजी चिट्ठियां क्या खोलनी है, इसलिए उसने दोनों पत्र नंदनी को दे दिए। नंदनी बचपन से ही बहुत शातिर थी।
उसने दोनों चिट्ठियां पढ़ी और उनकी लिखावट को उस चिट्ठी की लिखावट से मिलान किया जो सूरत से कुछ माह पहले उसके ससुर को आकाश ने भेजा था। जब उसे बीना यानी बंटी की लिखावट वाली चिट्ठी और उस पत्र की लिखावट एक समान लगी तो वह मन ही मन हंसने लगी। उसने अगले रोज बंटी के बजाय रवि को पत्र लिखा। पत्र में उसने साफ साफ लिखा कि उसे पता चल गया है बंटी मेरे लिए सूरत गया था, लेकिन अब वह यही बात बंटी के घर बताएगी कि उसने जानबूझकर सूरत जाकर मेरे पति के नाम से यह चिट्ठी लिखी, जिससे कि मेरे शादीशुदा जीवन में यह तूफान आ गया है। उसने मेरे ससुराल चिट्ठी लिखकर अच्छा नहीं किया। यह सूचना सुनते ही मेरे बूढ़े सास ससुर को बहुत बड़ा सदमा लगा। मेरी सास तो यह सुनकर पागल हो चुकी है। मेरे ससुर भी अब मेरे लिए किसी अन्य रिश्ते की बात कर रहे हैं। मैंने अपने माता पिता से बंटी के घर मेरे रिश्ते की बात करने को भी कह दिया है, लेकिन घर वालों को बंटी से अधिक तुम पसंद हो। यदि तुम चाहो तो इस बेसहारा नंदनी की जिंदगी में नई बहार ला सकते हो। यद्यपि तुमने मुझे बचपन से देखा है, लेकिन जैसा तुम मुझे समझते हो मैं वैसी नहीं हूँ। यदि आकाश के साथ मेरे शादी के बाद बिताए कुछ दिनों को निकाल दिया जाए तो मैं बिल्कुल साफ पाक हूँ। विश्वास करना न करना तुम्हारे हृदय की बात होगी। अगर तुमने मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो प्रेम से आजीवन तुम्हारी ही होकर रहूंगी। यदि किसी तरह आनाकानी करोगे तो फिर मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, जो मैंने तुम्हें और बंटी को पहले ही बता दिया है। एक सप्ताह बाद नंदनी का पत्र रवि को मिल गया। रवि ने पत्र पढ़ा तो उसे पहले तो यह समझ में नहीं आया कि आखिर नंदनी चाहती क्या है। उसने यह पत्र बंटी को दिखाया तो बंटी ने रवि को समझाते हुए कहा, अरे रवि, यह नंदनी भी बड़ी शैतान है। पहले मुझे चाहने की बात कर रही थी, जैसे ही मैं अपना दिल मजबूत करके उसे अपनाने का मन बना रहा था, उसने फिर पलटी मार दी। यार, लगता है यह तेरे लिए ही बनी हुई है। रवि ने बंटी से कहा, यार तू तो साफ बच गया, लेकिन अब वह मुझे फंसा रही है। क्या मेरे घर वाले एक विवाहिता का रिश्ता मेरे लिए स्वीकार करेंगे? बंटी ने एक दार्शनिक की तरह सोचते हुए कहा, तू अपने मन की बात बता, तू क्या चाहता है? रवि ने बंटी को बताया कि नंदनी उसे अच्छी तो लगती है, लेकिन मेरे माता पिता न मानेंगे। बंटी ने रवि को बताया कि यह बात तू नंदनी के ऊपर ही छोड़ दे। तू उसे सिर्फ एक बार यह लिख दे कि तू उसे पसंद करता है। यदि मेरे घर वाले मान जाए तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। रवि रात भर यही सोचता रहा। आखिर उसने अगली रोज हिम्मत करके नंदनी को एक पत्र लिख ही दिया। उसने इस बार यह पत्र बंटी से छिपा कर लिखा। उसने पत्र में नंदनी को साफ साफ लिखा, यदि उसके घर वाले इस रिश्ते को मानने को तैयार हो जाएं, तो वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा, लेकिन तुम्हें अपने आप में थोड़ा सुधार लाने की भी जरूरत है। बंटी से छिपकर वह पोस्ट ऑफिस गया और प्रेषक में रीना का नाम लिखकर उसने यह पत्र नंदनी के लिए भेज दिया। कुछ दिनों बाद नंदनी को जब रवि का यह पत्र मिला तो पत्र पढ़कर वह फूली न समाई। उसके मन में अब फिर से अपने उजड़े हुए चमन में बाहर आने की उम्मीद जागने लगी। अब उसे बंटी के साथ साथ अपना पहला पति आकाश अपना सबसे बड़ा दुश्मन और रवि अपना सबसे बड़ा हितैषी लगने लगा। उसने भी रवि के पत्र का प्रेम पूर्वक जवाब लिखकर तुरंत भेज दिया। पत्र में उसने रवि को आश्वस्त किया कि उन्हें आगे नंदनी से किसी भी प्रकार की शिकायत न मिलेगी। अगर रवि कहे तो उसके लिए वह अपनी जान भी दे देगी। इस तरह रवि और नंदनी के बीच प्रेम पींग मारने लगा। बंटी हृदय से स्वयं को नंदनी की चुंगल से छूटने पर भाग्यशाली समझ रहा था, लेकिन बाहरी मन से वह रवि को यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि जैसे रवि ने बंटी के प्यार में डाका डाल दिया है। इसी बात पर एक दिन दोनों के मनमुटाव ने झगड़े का रूप ले लिया और फिर बचपन के दोनों दोस्त झगड़कर अलग अलग कमरे लेकर मुंबई में नौकरी करने लगे। कुछ ही दिन बाद रवि की जॉब किसी अच्छी कंपनी में लग गई। रवि ने इस घटना को नंदनी के भाग्य के साथ जोड़कर नंदनी को अपने लिए भाग्यशाली समझ लिया। बंटी ने अब नंदनी को पत्र लिखना भी बंद कर दिया, लेकिन रवि नंदनी की चुंगल में फंसता ही जा रहा था। अब वह किसी तरह नंदनी से मिलने की तैयारी करने लगा। नंदनी भी हर एक पत्र से उसे ऐसे मायाजाल में उलझाती जा रही थी जिसमें एक न एक दिन रवि को फंसना ही था। नंदनी और रवि के प्रेम पत्र लगातार चल रहे थे।
रवि रीना के नाम से नंदनी को पत्र भेजता था, लेकिन नंदनी रवि को जो भी पत्र भेजती थी उसमें वह प्रेषक में अपना ही नाम लिखती थी। अब वह रवि के ऑफिस के पते के बजाय निवास के पते पर चिट्ठी भेजने लगी। रवि घर से दूर नौकरी कर रहा था, वहाँ से भला किसको क्या खबर कि नंदनी कौन है। रवि और बंटी भी अब एक साथ नहीं रहते थे, इसलिए कुछ ही दिनों में इन दोनों के बीच का प्रेम प्रसंग प्रेम पत्रों से बाहर छलकने के लिए जोर मारने लगा। अभी दोनों के हृदय में प्रेम की फसल लहलाती कि एक दिन रवि का बड़ा भाई सन्नी, जो इन दिनों पुणे में कार्यरत था, अपने परिवार सहित रवि से मिलने मुंबई आ गया। रवि और उसका बड़ा भाई शाम को घर से बाहर टहलने निकले थे। रवि की भाभी और भतीजा घर पर आराम कर रहे थे। तभी डाकिये ने रवि के कमरे की घंटी बजाई और नंदनी का भेजा पत्र रवि की भाभी को पकड़ा दिया। उन्होंने पत्र प्रेषक में नंदनी का नाम पढ़ा तो यह देखकर उसे कुछ शक सा हो गया, क्योंकि मुंबई में रवि को पत्र भेजने में कोई भय न था। इसलिए नंदनी ने पत्र को अधिक गोपनीय ढंग से भी बंद नहीं किया था। उत्सुकतावश भाभी ने सावधानी से अंतर्देशीय पत्र को किनारे से खोलकर उसके अंदर लहलाती प्रेम फसल की बाढ़ लांग ली। इसके बाद उसने पत्र के मुड़े हुए किनारे को पहले की भांति ही बंद कर दिया। वह रवि के इस रिश्ते से नाखुश थी कि आखिर रवि एक शादीशुदा औरत से ऐसे पत्र व्यवहार क्यों कर रहा है। थोड़ी देर बाद रवि और सन्नी बाहर से घूम फिर कर घर आ गए। उनके घर पहुंचते ही भाभी ने शाम की चाय बनाई। तीनों चाय पीने लगे। तभी भाभी जी ने नंदनी का पत्र रवि को देते हुए कहा, ये नंदनी कौन है देवर जी। बड़े भाई के सामने ही भाभी द्वारा रवि पर ऐसा तीर चलाया गया कि जिसे रोक पाना रवि के बस की बात न थी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। फिर भी उसने बात को संभालते हुए कहा, पता नहीं किसकी चिट्ठी आई है, अभी देख कर बताऊंगा। भाभी तो भाभी ही ठहरी, मजाक के अंदाज में बोली, अरे कहीं देवरानी जी का प्रेम पत्र तो नहीं है। रवि की मुश्किल बढ़ती ही जा रही थी। वह सोच रहा था कि इस चिट्ठी को भी आज ही पहुंचना था। बात को टालने के लिए उसने चिट्ठी को जेब में रखा और शर्माते हुए दूसरे कमरे में चला गया। वहां रवि ने पत्र को पढ़कर अपने सूटकेस में अन्य पत्रों के साथ छिपा कर रख दिया। इतनी देर में भाभी जी ने भाई साहब को इशारों इशारों में सारा वृतांत बता दिया। सन्नी भी नंदनी के बारे में बचपन से सारी बातें जानता था। उसे भी यह पता था कि नंदनी का पहला पति सन्यासी हो गया है। सन्नी ने रवि को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया। इसके बाद उन्होंने रवि से पत्र के बारे में पूछताछ करनी चाही, लेकिन रवि सिर झुकाए बिल्कुल मौन खड़ा रहा। भाई साहब ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि पिताजी का घर से पत्र आया है कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं। सोच समझकर मुझे बता दो कि तुम्हारी क्या इच्छा है। अगर तुम्हारे दिल में कोई और रचा बसा हो तो हम लोग जिद करके तुम्हारा दिल न तोड़ेंगे। इसलिए जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। जीवन साथी चुनना कोई खेल नहीं है। बड़ा होने के नाते तुम्हें समझाना हमारा फर्ज है, बाकी तुम्हारी इच्छा है। पत्थर से आवाज आ रही थी, लेकिन रवि बिल्कुल मौन था। आखिर भाभी ने उसका मूड हल्का करते हुए कहा, अरे देवरानी तो एक न एक दिन आएगी ही, अभी से उसका इतना डर ठीक नहीं है। अगर वह इधर ही आस पड़ोस में रहती ही तो मुझे भी मिलवा देना, क्या पता रिश्ता आज ही पक्का करवा दें। रवि ने भाभी से कहा, भाभी जी आज आपका दिन है, इसलिए खूब मजाक उड़ा रही हो मेरा। भाभी जी बोली, अजी हाँ, भला कोई भाभी देवरानी के मामले में देवर की मजाक करने की गुस्ताखी कर सकती है। तुम अगर सच सच दिल की बात बता दो तो अभी मुंह मीठा करवा दूं। रवि बड़े भाई के सामने सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए वह चाय के बर्तन उठाकर किचन की ओर चला गया। उसके पीछे पीछे भाभी जी भी किचन में पहुंच गई। भाभी के किचन में पहुंचते ही रवि उनके आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने भाभी से कहा, क्यों भाई साहब के सामने मेरा मजाक उड़ा रही हो? आपको मालूम है उनके सामने मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। वैसे भी यह बात ज्यादा दिन तक छिपी तो न रह पाएगी। एक औरत ही दूसरी औरत का दुख दर्द समझ सकती है। आप ही बताओ कि जब एक विधुर व्यक्ति एक कुंवारी लड़की से शादी कर सकता है तो क्या एक विधवा अथवा तलाकशुदा महिला एक कुंवारे लड़के से शादी नहीं कर सकती? समाज में महिलाओं के लिए ही ऐसी वर्जनाएं क्यों हैं? भाभी बोली, देखो रवि, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन हम लोग इतने शिक्षित और आधुनिक विचारों वाले समाज में नहीं रहते। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि यह नंदनी कौन है?
रवि ने कहा, मुझे लगता है कि आप लोग मेरी पसंद को उचित नहीं ठहराओगे, लेकिन अब आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है तो आपको बता दूं कि इस लड़की को मैं स्कूल के दिनों से ही जानता हूं। इसके पिता ने इसकी शादी भी कर दी थी, लेकिन शादी के 1 माह बाद ही इसका पति इसे त्याग कर सन्यासी बन गया। अब आप भी बताओ, इसमें भला इसका क्या दोष है? रवि की भाभी ने जवाब दिया, अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, कहीं यह टुकनोली गांव के आकाश की पत्नी नंदनी तो नहीं है? सुनने में आया है कि उसका पति भी सन्यासी हो गया है। रवि बोला, भाभी जी आपसे अब क्या छुपाऊं, यह वही नंदनी है जिसे मैं बहुत जल्दी आपकी देवरानी बनाकर लाने वाला हूं। मैं अगर शादी करूंगा तो नंदनी से, वरना मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा। यह सुनकर भाभी जी का हृदय कुछ पसीजने लगा। वह बोली, रवि जितना आसान तुम समझ रहे हो, यह उतनी आसान बात नहीं है। घर परिवार नाते रिश्तेदारी में कोई भी तुम्हारे इस रिश्ते के लिए तैयार न होगा। तुम्हारे भैया ने अगर यह सुना तो अभी इसी समय वापस जाने की जिद करने लगेंगे। कभी भी किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले सोच समझ लो। यदि घर के बड़े बुजुर्ग न माने तो फिर तुम्हारी मुश्किल भी बढ़ सकती है। रवि ने भाभी जी को हाथ जोड़ते हुए कहा, आप भाई साहब को मनाओ तो क्या पता बात बन जाए। आपका यह एहसान मैं कभी न भूलूंगा। इसके बाद दोनों ने रात्रि का भोजन बनाया और चारों ने भोजन किया। भोजन के दौरान भी रवि के बड़े भाई ने इस बात पर चर्चा करनी चाही, लेकिन रवि ने अब भाभी को इस मुद्दे पर बड़े भैया से बात करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुन लिया था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।